Hello, dear students. Welcome to Civil Step IAS. I am Krishna Bhardwaj. एज यू ऑल नो बेटा कि सिविल स्टेप ने जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, दैट इज अतुल्य, जिसके अंदर हम आपके साथ यूपीएससी मेंस के एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं मेंस के अंदर आने वाले, तो उनको डिस्कस करते हैं। हमने जो है आपका जीएस वाइज स्टार्ट करा है डिस्कशन, जिसमें कि ज्योग्राफी का जो है ये डिस्कशन आज का रहने वाला है, एंड दैट इज आपका क्लास 13th। दैट मीन्स ऑलरेडी जो है 12 क्लासेस हो चुकी हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि यूपीएससी के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे टैकल किया जाता है। सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच जो है डिफरेंट रहती है, सो दैट्स व्हाई डिफरेंट टीचर्स, जो जिस टीचर का जोनर है, जिस पे उस टीचर की कमांड है, तो वो टीचर आपके साथ आके डिस्कस करता है उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को। तो सिमिलर बेसिस पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन कुछ मैं आपके साथ लेक्चर्स लेके आऊँगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बेटा ज्योमॉर्फोलॉजी। ज्योमॉर्फोलॉजी जो है उसके अंदर मैं आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, एंड लास्ट में 5 क्वेश्चंस, जैसे कि हमारा इस सीरीज का पैटर्न है कि आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं और 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको एज एन होमवर्क दिया जाता है फॉर प्रैक्टिस। आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, आंसर लिखिए, और आप देखोगे सब आप या तो आप अपना वीडियो के लास्ट में एक मेल आईडी दिया होगा, उस पर आप हमें उसको भेज सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख लेना लिंक, उस पर आप अपना आंसर को हमें मेल कर सकते हो और हमें उस पर सेंड कर सकते हो। देन हम जो है आपके आंसर का डेफिनेटली, आपके जो आंसर है उसका डेफिनेटली रिव्यू देंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आंसर्स हैं ये आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में भी आके लिख सकते हो। लाइक हिमाचल के अंदर शिमला के अंदर आप आके लिख सकते हो, चंडीगढ़ में जो है आपका सेक्टर 25 के अंदर जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे आप बैठ के जो है लिख सकते हो आंसर्स को अपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो नंबर 1, सबसे पहले एक चीज़ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या वो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन oceanic and continental crust in term of composition, thickness and density। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो है डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, डिफरेंस बिटवीन, एक है ओशियानिक क्रस्ट और दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आपको पता है कि क्रस्ट जो है उसको हम 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ उसका प्रॉपर्टीज, जैसे कि डेंसिटी हो गया, ठीक है, मटेरियल का अवेलेबिलिटी हो गया, थिकनेस। तो उसके बेसिस पे जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको बताना है क्या डिफरेंस, किस बेसिस पे। लेकिन क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कॉम्पोजिशन के बेसिस पे पूछा है, थिकनेस के बेसिस पे पूछा है और डेंसिटी के बेसिस पे पूछा है। अच्छा देखो, हर एग्जाम का और हर सब्जेक्ट का एक डिफरेंट अप्रोच होता है क्वेश्चन को हैंडल करने का। ज्योग्राफी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट अप्रोच हम फॉलो करते हैं कि नंबर जो है आपका मेंस के अंदर आपको अच्छे नंबर मिल पाए, तो उसके लिए आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने। लाइक फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे कि बेटा आपको अगर क्वेश्चन में जितना वर्ड लिमिट गिवन है तो विद इन वर्ड लिमिट आपको पहले तो रहना है। ये तो सारे हर सब्जेक्ट के अंदर ये कॉमन है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट रहना होता है। आप बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, हाँ +-10 वर्ड्स जो है वो आप कर सकते हो, 10 to 15, बट बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते। हाँ, एक दूसरी चीज़ कि अगर जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 150 वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अंदर जो इंट्रो पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, तो वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो आपका जो है वर्ड लिमिट इंट्रोडक्शन में ही जो है आपका कंप्लीट हो रहा है, या हाफ ऑफ वर्ड लिमिट जो आप इंट्रोडक्शन में ही कंप्लीट कर जा रहे हो। ठीक है, तो जस्ट आप एक से थोड़ा सा ज़्यादा 2 लाइन के बीच में इंट्रोड्यूस अपना क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन के अंदर जब आपके पास फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में पूछा है कंपैरिजन, ठीक है, 2 चीज़ों के बीच में, तो आप जो है पॉइंट वाइज कंपैरिजन कर सकते हो। दैट इज मतलब ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, बिकॉज कि जब आप 2 चीज़ों का कंपैरिजन करते हो तो वो दोनों चीज़ें अगर आपकी देखने को मिल रहा है, आपको ऐसा है अगर क्वेश्चन कि दोनों में ही वो चीज़ें हैं, तो एक में प्रेजेंट है एक में नहीं है, तो इस तरह का जब आप पॉइंट वाइज जो है एक डिफरेंस क्रिएट करते हो, देन वो आपको जो एग्जामिनर होता है उसको चेक करना इजी होता है और आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो अपना जो नॉलेज है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसको, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को।
देन यहाँ पे बोल रहे हैं पॉइंट वाइज जो है कंपैरिजन होना चाहिए। आप टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो, लाइक बीच में लाइन लगा के आप इधर और इधर ऐसे भी कर सकते हो, पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हो, बट टेबुलर फॉर्म या पैराग्राफ में तो है, अगर आप पैराग्राफ में करें तो बुलेट फॉर्म में आपको लिखना जरूरी होता है। देन नेक्स्ट, जितने भी डायमेंशन पूछे गए हों क्वेश्चन के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो भी डायमेंशंस पूछे हैं वो सारे कवर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 डायमेंशंस यहाँ पे पूछे हैं कंपैरिजन के लिए, तो तीनों ही डायमेंशन कवर करना है, 3 डायमेंशन पे ही बात करना है, उससे बाहर जो है आपको नहीं जाना, ठीक है। तो 3 डायमेंशन अगर पूछा है तो कंपोजिशन, थिकनेस, डेंसिटी, जो भी पूछा है उसके रिगार्डिंग आपको बात करना है, ओके। देन प्रेजेंटेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन करना है आपको कीवर्ड्स को। आपको लगता है कि आप जो पेपर, फॉर एग्जांपल ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। उस पर्टिकुलर आंसर के अंदर अगर आप कोई इफेक्टिव ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जो ज्योग्राफी के अंदर ही टर्म्स यूज होते हैं, पहले तो टर्म वही यूज करना है जो ज्योग्राफी के अंदर होते हैं मेनली, तो वो टर्म जो है आपका डेप्थ और आपका अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी के ही टर्म यूज करोगे ज्योग्राफी के आंसर के अंदर, एक लेमैन सा जो है आंसर नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड, कि जो भी आप इस तरह के टर्म की पॉइंट्स यूज कर रहे हो उनको आपको अंडरलाइन करना है ना। देन क्रिस्प होना चाहिए आंसर, और आप देखोगे कि जो आपका आंसर है वो एक डेफिनेट सिंगल टोन में होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो हैफेजार्ड रैंडम जो है आंसर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो है सिमेट्री आपको देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। लास्ट, दैट इज रेलेवेंट टर्म यूज करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है डायग्राम। ज्योग्राफी के अंदर आपको डायग्राम बनाना है, अगर बन रहा है तो। डायग्राम नहीं बन रहा है तो फ्लो चार्ट पे आप समझा सकते हो, फ्लो चार्ट और डायग्राम में से कुछ तो आपके आंसर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है ज्योग्राफी के आंसर के अंदर, ठीक। सो इसी क्वेश्चन को देखते हुए, मतलब जो हमने क्वेश्चन देखा था ऊपर, उसको ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो बेटा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस का, तो यहाँ पे 2 तरह के अप्रोच के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला जो अप्रोच है दैट इज आपका वही टेबल फॉर्म में हम कंपैरिजन बनाएंगे, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में जो है कंपैरिजन हम देखेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, लाइक आप सबको पता है कि क्रस्ट जो है दैट इज आपका अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आपका अर्थ, एंड अपर मोस्ट सॉलिड लेयर है वो, जो कि लिथोस्फीयर है। और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कंपोजिशन जो है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का अलग है, एंडेसाइटिक है, और आप देख रहे हो जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है दैट इज बसाल्टिक इन नेचर। तो इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन बनाओगे ऑन दी बेसिस ऑफ जो 3 चीजें पूछी गई हैं हमें, उन तीनों चीजों को इंक्लूड करते हुए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा पहले तो। नंबर सेकंड, जब हम देखेंगे तो डिफरेंसेस जो हैं इस तरह से आने वाले हैं। उसने हम पूछा है थिकनेस, डेंसिटी और आपका कंपोजिशन के बेसिस पे, तो हम जो है उन्हीं 3 चीज़ों को लिखेंगे, और ओशियनिक क्रस्ट और आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। लाइक ओशियनिक क्रस्ट जो है कंपोजिशन क्या है, बसाल्टिक है, यहाँ आप देखोगे एंडेसाइटिक, ग्रेनाइटिक है। देन थिकनेस कितना है, इसका कितना है ना, और उसका डेंसिटी जो है कितना रहने वाला है, इसका डेंसिटी जो है कितना रहने वाला है। तो इस तरह से हमें जो है आपका टेबुलर फॉर्म में इसको आप इजीली दिखा सकते हो इस आंसर को। देन हमें एक डायग्राम जरूर बनाना है, और डायग्राम के अंदर भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा इसका लेवलिंग, तो लेवलिंग जरूर करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये 5 से 10 जो है आपका किलोमीटर रहने वाला है, इस तरह से आपको इसमें लिखना है कि सॉरी ओशियनिक क्रस्ट, एंड दिस वन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट 5 से 10 रहने वाला है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 50 to 70 किलोमीटर तक वेरी कर सकता है। तो इस तरह से आपको पहले तो डायग्राम जो है, वैसे इसका एक सिंपल, बहुत सिंपल डायग्राम इस तरह का भी बन सकता है, ठीक है। लाइक दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इस तरह से लेवलिंग कर दो, देन यहाँ पे कितना इसका थिकनेस है और कितनी इसकी डेंसिटी है, इसकी कितनी डेंसिटी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। सेकंड अप्रोच के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे बेटा पैराग्राफ फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। लाइक इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा सेम रहने वाला है, लेकिन हम देखेंगे कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वही 3 चीज़ें पैराग्राफ फॉर्म में आएंगी, लेकिन उनको आप बुलेट फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह से, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है इतना इस तरह से ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ आप मतलब करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। क्वेश्चन ही वो उतना पूछा गया तो उतना ही आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है, डिफाइन द मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, हाउ डज ईच इन्फ्लुएंस द
किसको? आपका फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें कीवर्ड सबसे पहले आप देखो क्या क्या पूछे, कौन कौन से कीवर्ड रहने वाले हैं। अब आप ध्यान देना, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप क्वेश्चंस को बेटा मेरे साथ पढ़ के कीवर्ड्स साथ में लिखो कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं, क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीज़ों को। तो डिफाइन द मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ बताना है व्हाट इज केमिकल वेदरिंग, व्हाट इज आपका ये दैट इज मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं इसको। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, केमिकल वेदरिंग क्या है, और इंट्रोडक्शन में पहले वेदरिंग से ही शुरू करेंगे, फिर वेदरिंग के अंदर हम बोलेंगे कि उसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स में। उनमें से दो जो है हमारे पास, एक फिजिकल हो गया जो कि मैकेनिकल है, और एक केमिकल वेदरिंग। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम दोनों को अलग अलग करके डिफाइन करेंगे। देन सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का शुरू आता है, वो बोलता है हाउ डज ईच इन्फ्लुएंस दी आपका फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो बोलता है दोनों जो वेदरिंग है वो किस तरह से जो है लैंड फॉर्म फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर। तो हम देखेंगे मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो किस तरह से, किस क्लाइमेट जोन के अंदर किस तरह से लैंड फॉर्म को जो है आपका इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म को। एंड सिमिलरली केमिकल वेदरिंग को हम देखेंगे कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर वो किस तरह का लैंड फॉर्म को इन्फ्लुएंस करता है फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इतना सिंपल सा है। ज्योग्राफी की बेस्ट बात ये है कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, खासकर जोमोफोलॉजी के अंदर। थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी में जो है वो रिलेट हो जाता है करंट, थोड़ा सा एनवायरनमेंट रिलेट हो जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एनालिटिकल हो जाती हैं चीज़ें थोड़ी सी और, ठीक है। बट जोमोफोलॉजी के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है। आपने क्वेश्चन को एज इट इज अगर पढ़ा है, उसके बारे में चीज़ों को पता है, देन आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो आंसर को, ठीक है। ओके, सो इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि वेदरिंग जो है एक प्रोसेस है, किस तरह का क्या होता है वेदरिंग, है ना। तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट आप थोड़ा थोड़ा मैं हिंट मतलब बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसमें ऐड होंगी, ठीक है। तो वेदरिंग क्या हुआ, वेदरिंग इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी मटेरियल इन सिटू। तो अपनी जगह पे ही कोई चीज़ का डिसइंटीग्रेशन होना, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। और वो डिसइंटीग्रेशन जो है वो हो सकता है किस वजह से, वो फिजिकली कोई प्रोसेस हो रहा है, लाइक आपका टेम्परेचर का बढ़ना घटना, ठीक है, तो उस तरह से, या फिर आपका केमिकली कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेनफॉल जो है वो कभी हैवी है कहीं नहीं है, उसका रिएक्ट करना वाटर का मटेरियल उसके मैटर के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वेदरिंग है वो क्या होता है, इन सीटू जो है किसी मैटर का डिसइंटीग्रेशन होना। देन वेदरिंग जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरह से, जैसे कि मैकेनिकल हो गया और केमिकल हो गया। तो मैकेनिकल वेदरिंग जिसको हम फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, उसके अंदर फिर हम लिखेंगे क्या इन्वॉल्व होता है, कौन से प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इन्वॉल्व आपका ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल किसमें पार्टिकल्स। कैसे होगा, तो ये बोलते हैं इट डोमिनेट इन आपका कोल्ड एयर क्लाइमेट। देखो यहाँ पे हमने जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का पूछा था उसको यहाँ पे इंक्लूड करा है कि कौन से क्लाइमेट में किस तरह का इंपैक्ट होने वाला है इसका, कौन से वेदरिंग का, मैकेनिकल वेदरिंग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डोमिनेटिंग होता है ये मैकेनिकल वेदरिंग कौन से क्लाइमेट में, कोल्ड एंड एरिड जो क्लाइमेट होता है, ठीक है। जो आपको देखने को मिलेगा सूखी जो है या तो ठंडी, जो आपका जो भी आपका रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है बेटा, और सेकंड जो है आपका जहाँ पे एरिड रीजन है, ठीक है, सूखा है, दैट मीन्स जो एयर है वो ड्राई है। तो ड्राई जो रीजन है तो उस तरह से उन रीजन्स में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। वेयर फ्रॉस्ट, ये टर्म्स हैं कुछ जो आपको अंडरलाइन करने हैं, जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन में कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आपने लिखे हैं उनको अंडरलाइन करने हैं। तो जैसे आपका फ्रॉस्ट वेजिंग, थर्मल एक्सपेंशन, आपका एक्सफाइलेशन और आपका एब्रेजन, तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये फिजिकल वेदरिंग के हैं। लाइक इसमें क्या होता है, फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होता है, जिसको आप फ्रॉस्ट एक्शन भी बोलते हो, है ना, कि जो वाटर है वो किसी आपका फॉर एग्जांपल वाटर किसी क्रैक में जाके जो है आपका जब फ्रीज हो जाता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है, और एक्सपेंशन की वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो वाटर लिक्विड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉलिड मतलब उसका आइस का। जब वो आइस फॉर्म में बनेगा तो वो एक्सपेंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, वो शटर कर जाती है चीज़, टूट जाता है वो आपका रॉक, ठीक है। तो इस तरह से ये तो चलो आपको पता ही होगा कि फ्रॉस्ट वेजिंग क्या होता है। जस्ट हमें एक्सप्लेन नहीं करना है उसको, हमें जस्ट उसके टर्म्स ऐड करने हैं। बताने का मतलब ये है कि हमें पता है कि क्या होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की, हमें जस्ट टर्म्स बताने हैं कि ये सारे प्रोसेस होते हैं
इन सारे प्रोसेसेस के अंदर जो है क्या है, मैकेनिकल वेदरिंग हो रहा है, और कौन से क्लाइमेट के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं उसको मेंशन करना है, ताकि हमें वो आंसर का, वो उस क्वेश्चन का आंसर देख पाएं जो उसने पूछा है कि कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या हो रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दे रहा है कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन जो होता है कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर, और ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन जो होता है हॉट डेजर्ट्स के अंदर, और रिजल्ट्स क्या आपका लैंडफॉर्म आपका कैसे कैसे, टॉरस, डेजर्ट, पेवमेंट्स, स्क्री, स्लोप्स, तो ये सारे जो हैं आपके बन रहे हैं एरिड रीजन के जो लैंडफॉर्म्स हैं, तो वो किस वजह से बन रहे हैं, आपके फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से, और कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेम मैनर में आंसर करना है बेटा केमिकल वेदरिंग का भी, है ना, कि केमिकल वेदरिंग जो है वो कौन कौन से उसके अंदर प्रोसेस होंगे। ठीक है, हाइड्रेशन होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी, और कौन से क्लाइमेट के अंदर होंगी। हॉट और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ये केमिकल वेदरिंग को, और इसी के अंदर फिर जो लैंड फॉर्म बनेंगे आपके, कि क्या बनाता है, कास्ट टोपोग्राफी बनेगी आपकी लाइमस्टोन रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो आपके क्या बन रहे हैं, लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं कौन से क्लाइमेट के अंदर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर, किसकी वजह से, केमिकल वेदरिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम इस तरह से रिलेट करते हुए लिख रहे हैं कि केमिकल वेदरिंग जो है वो कौन से क्लाइमेट में हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, एंड कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, लैंडफॉर्म क्या बन रहा है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन में जो भी चीज़ें पूछी थी, जो भी एस्पेक्ट्स थे, वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ओके डन, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, तो बोलता है हाउ आर ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म्ड, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्ड। तो आपको बताना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो किस तरह से बनते हैं। तो आपको पहले समझाना पड़ेगा कि टेक्टोनिक प्रोसेस क्या है। टेक्टोनिक प्रोसेस के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे डाइवर्जन जो है प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री के अंदर जो आपका इंटरेक्शन होता है, तो एक इंटरेक्शन जो है दैट इज आपका डाइवर्जन। तो वो जो डाइवर्जन बाउंड्री है वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे जो है एक एज हमारा स्लिप कर रहा है और एक एज जो है आपका अपवर्ड रह रहा है। अब उनके नाम क्या होंगे, तो किस तरह के ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में यहाँ पे एक हम डायग्राम भी बना देंगे कि हॉर्स क्या होता है एंड आपका ग्रेबन क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट के अंदर, तो और ये जो हमारे पास बन रहे हैं दे आर आपके ब्लॉक माउंटेन, और साथ में आपको इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे कि ब्लॉक माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सेरा नेवाडा यूएसए के अंदर ब्लॉक माउंटेन्स बहुत फेमस है ना, एंड ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का, वॉसेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप के अंदर है। सतपुरास एंड मेघालयस के जो माउंटेन रेंजेस है दे आर ब्लॉक माउंटेन्स इन इंडिया। तो ये आपको लास्ट में उसने बोला है एग्जाम्पल बताना है, ये एग्जाम्पल बताना है, एंड इनिशियल आपको जो है इसके अंदर ब्लॉक माउंटेन्स दो तरह के होते हैं, लास्ट में वो हम वो भी लिख रहे हैं, हॉर्स्ट और ग्रेवन टाइप हो रहे हैं। और ब्लॉक माउंटेन्स जो है कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग, है ना, फॉल्टिंग हो रही है किसमें, टेक्टोनिक जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से प्लेट के अंदर फॉल्टिंग हो रही है, और वो भी किस वजह से, जब हम देख रहे हैं सच एज टेंशन और कंप्रेशन। तो दैट मीन्स जब आपका या तो क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग बाउंड्री पे फॉल्ट आ रहा है उस टाइम पे, या फिर डाइवर्जिंग बाउंड्री पे क्या है, क्रैक आ रहा है, तो उस टाइम पीरियड में जो आपका फॉल्टिंग हो रही है और एक जो आपका क्या है, प्लेट का एक पार्ट दूसरे पार्ट के विद रिस्पेक्ट स्लिप कर रहा है या फिर राइज कर रहा है दूसरा पार्ट एक पार्ट के विद रिस्पेक्ट, तो फॉर्मेशन हो रहा है फोल्ड माउंटेन्स का। इस तरह से आपको इसको लिखना है, बहुत सिंपल इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट इज द रिंग ऑफ फायर, डिस्कस इट्स ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड एसोसिएट जियो हजार्ड्स। तो आपको बताना है बेटा रिंग ऑफ फायर क्या है, व्हाट इज रिंग ऑफ फायर, एंड साथ ही में आपको पूछा, देखो टर्म पहले देख लो क्या क्या पूछा है, रिंग ऑफ फायर क्या है ये एक्सप्लेन करना है, नंबर 1। नंबर 2 पूछ रहा है डिस्कस इट्स जोग्राफिकल एक्सटेंट, दैट मीन्स आपको जोग्राफिकल एक्सटेंट बताना है, मतलब आपको लोकेशन बेस्ड बताना है कहाँ से कहाँ तक है। पैसिफिक ओशन में अगर है तो वेस्टर्न साइड क्या है, कौन कौन से प्लेट्स हैं, ठीक है, तो कौन से प्लेट्स जो है कैसे हैं, कन्वर्जिंग बाउंड्री पर बना रहे हैं, किस किस प्लेट के बीच में बन रहे हैं, तो ये जोग्राफिकल एक्सटेंट हो जाएगा इसका। एंड एसोसिएटेड आपका जियो हजार्ड्स, और आपको साथ में बताने कि ये जो आपका रिंग ऑफ फायर है उससे एसोसिएटेड, उससे रिलेटेड जो है हजार्ड कौन से, लाइक वहाँ के वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है, अर्थक्वेक्स जो है जनरेट हो रहे हैं, तो ये सारे जियो हजार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या करना है, रिंग ऑफ फायर जो है कहाँ है ये बताना है। रिंग ऑफ फायर व्हाट इज, क्या है ये रिंग ऑफ फायर? तो रिंग ऑफ फायर इज द हॉर्स शू शेप जोन है ये, सराउंडिंग दी आपका पैसिफिक बेसिन। ठीक है, यहां हमने बता दिया कि कहां पे है, क्या है। देन कैरेक्टराइज्ड बाय बोलता है हाई वॉल्केनिक और आपका सिज्मिक एक्टिविटी। तो जो भी चीजें क्वेश्चन में अलग अलग 3-4 चीजें जो हमें पूछी थी, उन्हीं को मैंने 3-4 को इंक्लूड करता हुआ एक इंट्रोडक्शन पहले बनाना है। सबसे पहले ये ध्यान देना कि सारी जो पर्सपेक्टिव है वो कवर होने चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है बात ध्यान देने वाली। नेक्स्ट आप देखोगे इसके बारे में, फिर ये बता रहा है कि क्या है। देन ये बोल रहा है कि जो बेल्ट है वो आपका क्या करता है, रिजल्ट ऑफ आपका मल्टीपल कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो ये बेल्ट बना है किस वजह से, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें भी क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, और वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से ये बना है बेल्ट। नंबर ऑफ प्लेट बाउंड्रीज है, लाइक आप देख रहे हो इधर क्या यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, फिलिपिन प्लेट है एक माइक्रो प्लेट, देन आप देख रहे हो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपके माइनर प्लेट्स हैं, इधर नजाका प्लेट है माइनर प्लेट, और इधर खोकोस प्लेट है माइनर प्लेट, मेजर प्लेट नॉर्थ अमेरिका, मेजर प्लेट साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये सारी जो प्लेट्स हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे कन्वर्जन, ये कन्वर्जन, ये कन्वर्जन, ये कन्वर्जन, है ना, ये भी कन्वर्जन। तो हर जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। और आपने पढ़ा होगा डिटेल में कि जब दो प्लेट्स के बीच में, चाहे वो क्या हो, ओशनिक क्रस्ट का हो या फिर क्या हो, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट का हो, तो जब कन्वर्जन होता है तो एक प्लेट जो है ओशनिक क्रस्ट का वो सबडक्ट करता है दूसरे के, सबडक्शन की वजह से हमने देखा है कि क्या मेल्ट करता है और फिर बाद में वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ा है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, बताते वन ऑफ जोन बनेगा। तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये सारी चीजें आपको पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें जो पूछा है हमने वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट्स कहां तक फैला हुआ है ये, क्योंकि उसने पूछा क्या, एक्सटेंड पूछा था, जोलॉजिकल आपको एक्सटेंड बताना था। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कितना किलोमीटर ये आपका फैला हुआ है, वेस्टर्न कोस्ट में क्या आता है और ईस्टर्न कोस्ट में इसके क्या क्या आता है, कौन कौन सी प्लेट्स आती हैं, किन किन प्लेट्स के बीच में जो है किस तरह का कन्वर्जन है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना बेटा। वेट ओके, सो नेक्स्ट इसी के अंदर लास्ट में हजार्ड्स पूछा था। तो यहाँ पे जियो हजार्ड कौन कौन से, फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे, देन वॉल्केनिक एरप्शन, सुनामी, ये तीनों जो है इसकी वजह से क्या आने वाले जियो हजार्ड्स हैं। ये आपको इंक्लूड करने हैं विद किसके, डाटा के, कि कितना परसेंट जो है अर्थक्वेक, टोटल अर्थक्वेक का यहाँ पे आता है, कितना परसेंट जो है वॉल्केनिक एरप्शन, टोटल जो वर्ल्ड वाइड वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है उसका हो रहा है ना। जो यहाँ पे सुनामीज हैं तो उनका फ्रिक्वेंसी क्या है आने की कंपेरेटिव बाकी ओशंस के, है ना, किस वजह से, इस रिंग ऑफ फायर की वजह से। ये सब चीजें आपको ऐड करना है इस पूरे आंसर के अंदर, तो जो है एक परफेक्ट आंसर हमारे सामने बन के तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर रिजुविनेशन। यस, क्वेश्चन में पूछा है रिवर रिजुविनेशन जो है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो रिवर रिजुविनेशन जो है क्या कहता है, होता क्या है रिवर रिजुविनेशन, ये आपको इसमें बताना है। एक बार आप जल्दी से जो है की पॉइंट्स देखिए इसमें क्या होने वाले हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर रिजुविनेशन। आपको पता होगा बेटा कि व्हाट इज रिवर रिजुविनेशन। रिवर रिजुविनेशन इज कि हम देखते हैं कि जो रिवर है उसकी 3 स्टेजेस है। रिवर जो है अपने लाइफ स्पेन के अंदर 3 स्टेजेस में से क्रॉस करता है, दैट इज यंग, मैच्योर
एंड ओल्ड। तो रिजुविनेशन होता है कि अगर रिवर जो है ओल्ड स्टेज में भी है, आफ्टर दैट वो रीगेन कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी ऑफ यंग स्टेज, दैट मीन्स उसका इरोजनल जो कैपेसिटी है फिर से वापस आ गया है, उसको पहले तो रिवर रिजुविनेशन बोलते हैं। तो पहले तो यही बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट समझाओ रिवर रिजुविनेशन का। इसी के अंदर हम जो है बताएंगे कि कैसे ये हो रहा है, रिवर रिजुविनेट क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर बतानी है और एक क्लास में डायग्राम बनाना है, एंड दैट्स इट। रिवर रिजुविनेशन जो है दैट रेफर्स टू, बोलते हैं रिन्यूड द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ अ रिवर। ठीक है, किसके बाद? आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग द एनर्जी और मैच्योरिंग। तो मैच्योर टाइम पीरियड के बाद जब एनर्जी डिक्लाइन कर रहा होता है उसके बाद से रिजुविनेट करना अपनी एनर्जी को, दैट इज रिजुविनेशन। तो ये होता है कब? ये इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ये, दैट अकर्स कब बोलते हैं? जब सडन इंक्रीज होता है, या तो किसमें? रिवर ग्रेडियंट में। मतलब रिवर का जो ग्रेडियंट है या तो वो एकदम से बढ़ जाए, ग्रेडियंट बढ़ना मतलब स्लोप इंक्रीज हो जाए। अगर पहले रिवर इस तरह से आ रहा था और एकदम से ग्रेडियंट बढ़ गया यहां पर आते आते, तो ये है आपका ग्रेडियंट का एकदम से बढ़ना। या फिर क्या है बोलते हैं? बेस लेवल इज लोअर्ड। मतलब जैसे रिवर आ रहा है और वो किसी वाटर बॉडी में मिल रहा है, तो यहां पर अगर ये वाटर बॉडी, आगे मैं आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूं। ये डायग्राम आपको बनाना है इस क्वेश्चन में, मतलब इस तरह से आप इसको बना सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पे आप देख रहे हो पहले जो है ये वाटर बॉडी यहाँ तक था, ठीक है, देन इसके बाद इस वाले डायग्राम में यहाँ तक है और रिवर ये आ रहा है और यहाँ पे आके मिल रहा है। लेकिन जैसे ही लोअर हुआ वाटर लेवल इस वाटर बॉडी का, तो हम देख रहे हैं कि रिवर जो यहाँ आता था वो एकदम से उसने ग्रेडियंट जो है अपना उसका बढ़ गया और रिवर रिजुविनेट हो गया, क्योंकि वाटर जो आपका क्या था, लेवल था ओशन का, वो डिक्रीज हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये रीजंस बनेंगे किसके? रिवर रिजुविनेशन के। ये पहले आपको बताना है, देन ये डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि रिवर रिजुविनेशन जो है ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ट्रिगर्ड क्यों हो रहा है। नंबर 1, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। अगर लैंड इस तरह से है और वाटर फ्लो कर रहा है, अभी लैंड के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, नॉर्मल इसी के ऊपर रिवर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट आ जाए और फॉल्ट की वजह से ये स्लिप कर जाए नीचे, तो इमीडिएट जो है ग्रेडियंट बढ़ जाएगा और वाटरफॉल जैसे आपके यहाँ पे कंडीशन बनेगी और वो रिवर जो है रिजुविनेट हो जाएगी। अगर सी लेवल में फॉल हो जाए, मैंने आपको अभी दिखाया था, रिवर कैप्चर हो जाए तो भी होगा। रिवर कैप्चरिंग क्या होता है? लाइक एक ये भी डायग्राम आप बना सकते हो बेटा साथ में, लाइक दिस इज रिवर ए एंड दिस इज रिवर बी जो कहीं दूसरी जगह से जा रहा है, लेकिन ये जो ऐसे इसको बनाओ इस तरह से, रुक जाओ, लाइक एक रिवर सिस्टम हमारे पास ये हो गया ए, ठीक है, इसके ट्रिब्यूटरीज, यहां से कोई दूसरा रिवर सिस्टम जा रहा है दैट इज बी। ये जो ए रिवर है ये हेडवर्ड इरोजन करते करते अगर यहाँ तक पीछे इरोजन करते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये जो रिवर आ रहा था इधर से, अब ये रिवर इधर ना जाके इसने कैप्चर कर दिया इधर, तो नेक्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि रिवर जो है ऐसा हो गया और इसको कैप्चर कर दिया इसने, तो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इरोजनल कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। तो इरोजनल कैपेसिटी बढ़ना मतलब वापस से रिजुविनेट हो जाना, तो ये भी एक हो जाएगा, रिवर कैप्चरिंग भी रिवर रिजुविनेशन के अंदर आएगा। ठीक है, देन लैंड फॉर्म एसोसिएटेड विद रिवर रिजुविनेशन। अगर आपको स्पेसिफिक पूछा हो लैंड फॉर्म की क्या बन रहे हैं, तो आप ऐसे अलग करके लिख सकते हो, नहीं तो उसके अंदर ही आप आगे कंटिन्यू करके एक छोटा सा पैरा में एक लाइन के अंदर इसको भी इंक्लूड करके लिख सकते हो कि लैंड फॉर्म जो है ये सब कुछ बनते हैं, है ना। तो रिवर टेरेस, आपके ये टेरेसेस बनेंगे, ठीक है, आपका मेंडर बनेगा, इनसाइड मेंडर्स बनेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्कस द जियोमॉर्फिकल characteristics of the circum-Pacific belt and its relevance किसमें? in global seismic activities। हाँ जी बताओ। सिज्मिसिटी और वॉल्केनिज्म में आपको बताना है रेलेवेंस। यहाँ पे आप देखो क्या होगा, की पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, की पॉइंट्स। सबसे पहले बोल रहा है कि डिस्कस करना है आपको किसको? जियोमॉर्फिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके? सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो मतलब बेटा सरकम पैसिफिक बेल्ट के किस तरह के क्या है जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो आपको डिस्कस करने पहले। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्पेसिफिक, जियोमॉर्फिक। देन यहां पे बोल रहे हैं और साथ ही साथ में बताना है उनका रेलेवेंस, उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का रेलेवेंस किसके साथ?
ग्लोबल जो आपके सिज्मिसिटी है, जो ग्लोबल लेवल पे आपका क्या है सिज्मिक एक्टिविटीज हो रही है, और साथ ही साथ में वॉल्केनिज्म। ठीक है, तो इन दोनों के साथ रिलेट करता हुआ आपको उनका रेलेवेंस समझाना है कि वो किस तरह से रेलेवेंट है इन दोनों चीजों के लिए। आपको मतलब लिंक करना है इसकी जोमॉर्फिक जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको किसके साथ, सिज्मिसिटी के साथ। सिज्मिक कंडीशंस कब बनती है, कब अर्थक्वेक आते हैं, कि अगर इस तरह का जोमॉर्फिक अगर हमारे पास इवेंट हो रहा है तो, और कब वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है अगर इस तरह की चीज हो रही है जोमॉर्फिक। तो मतलब यहां पे ये बोल रहा है कि जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है उसमें क्या ऐसी चीजें हो रही हैं वो आपको समझानी है, और वो रिलेट करनी है विद किसके, की सिज्मिसिटी और वॉल्केनिज्म के साथ। ठीक है, तो नॉर्मल वही आप देखोगे रिंग ऑफ फायर पीछे हमने जो अभी डिस्कस करा था वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बेशक, पर उसी तरह से इसको अप्रोच करेंगे कि रिंग ऑफ फायर क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, देन जोमॉर्फिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या है उसके, कौन यहाँ पे लेकिन स्पेसिफिक आ जाएगा कि कौन सी प्लेट जो है किस प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रहा है, कन्वर्जिंग जो बाउंड्री है किस किस की कन्वर्जेंट बाउंड्री है। और फिर आप देखोगे कि जो सबडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न साइड में हम देख रहे हैं कि पैसिफिक जो प्लेट है वो सबडक्ट हो रहा है यूरेशियन प्लेट के अंदर, और यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो सबडक्टेड पार्ट है वो सबसे पहले तो क्या कर रहा है, आपका एक जोन बना रहा है, वेदाते वैनी ऑफ जोन। ये डायग्राम आप इसमें बना सकते हो इस तरह से, जब आपको सिज्मिसिटी समझाना हो या वॉल्केनिज्म समझाना हो। लाइक ये वाला प्लेट बन जाएगा यूरेशियन प्लेट, और यहां पे ये जो प्लेट बन जाएगा ये बन जाएगा आपका पैसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है ये सबडक्ट हो रहा है यूरेशियन प्लेट के नीचे, जहाँ पे वो यहाँ एस्थेनोस्फीयर में जाके मेल्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो है वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है। ठीक, और ये जो प्लेट है यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन से क्या बन रहे हैं, सी माउंटेन्स, जिनकी वजह से क्या बन रहे हैं, आइलैंड्स। तो ये जो जापान फिलीपीन वाले आइलैंड्स हैं ये फॉर्मेशन इसी वजह से हुए, वॉल्केनिक आइलैंड है ये सारे के सारे। और साथ ही साथ में ये वाला जो जोन है वो अंडर फ्रिक्शन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं वदाते वैनी ऑफ जोन। और यहाँ पे इस फ्रिक्शन होने की वजह से कहाँ, एस्थेनोस्फीयर के अंदर, तो आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा क्या है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं। तो वॉल्केनिक एरप्शन से भी अर्थक्वेक आ रहे हैं और इस जोन की वजह से भी अर्थक्वेक्स बन रहे हैं। सो इस तरह से आपको दोनों चीज़ों को समझाना है कि ये जो कंडीशंस यहाँ पे हैं सबडक्शन की, कन्वर्जेंट जो बाउंड्री है, तो उसकी वजह से ये कंडीशंस दो जो बन रही हैं उसकी वजह से कहीं पे क्या है वॉल्केनिज्म हो रहा है और कहीं पे क्या है सिस्मिक एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, सो दैट्स इट। तो इस तरह से बेटा इसको फॉलो करना है आपको इस क्वेश्चन को। साथ ही साथ में एक डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये प्लेट्स के नाम याद रख लेना चारों तरफ, कोई भी एक प्लेट उठा के एग्जांपल लेके आपको साइड में छोटा सा ये इस तरह का डायग्राम बनाना है और उसके अंदर जो है अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जहां आप रेलेवेंस देखोगे सिज्मिसिटी और वॉल्केनिज्म का, तो जो मैंने पीछे बताया उसी डायग्राम को साथ एक्सप्लेन करके ये टर्म्स आपको ये सारी जो चीजें लिखनी है कि कितना % वर्ड का आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आपका रोल ऑफ सिज्मिक वेव्स इन द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर। क्वेश्चन ये है कि जो सिज्मिक वेव्स हैं उनका रोल आपको समझाना है अर्थ इंटीरियर के स्टडी के अंदर। आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिखोगे कि अर्थ इंटीरियर को मतलब आपका अर्थ इंटीरियर जो है उसके बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिनमें से कि जो मोस्ट इफेक्टिव है दैट इज आपका सिज्मोलॉजी और सिज्मिक मेथड। तो सिज्मिक मेथड जो है उसके अंदर हमें जो है देखने को मिलते हैं दो मेजर आपके क्या सिज्मिक वेव्स, एक जो कि बॉडी वेव के पार्ट है, एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी वेव। ठीक है, क्योंकि वो दोनों वेव्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं डिफरेंट डिफरेंट किसके अंदर, मटेरियल के अंदर। सो उसकी स्टडी करने के बाद हमें पता लगता है कि अर्थ इंटीरियर के अंदर जो है किस तरह का मटेरियल है किस जगह पे। लाइक पी वेव जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के अंदर ट्रेवल करती है, एस जो है वो लिक्विड के अंदर नहीं करती है, जिसकी वजह से शेडो जोन्स बन रहे हैं। और वो जो शेडो जोन बन रहे हैं कहाँ पे कितना बन रहा है शेडो जोन, तो उस शेडो जोन से हमें पता चल रहा है कि हाँ अर्थ इंटीरियर में कुछ लिक्विड पार्ट भी है, जैसे कि अर्थ कोर का आपका आउटर कोर जो है लिक्विड है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो आप इसमें प्रूफ मतलब आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि कैसे इंटीरियर का पता लगाया जाता है, किससे, विद द हेल्प ऑफ सिज्मिक वेव्स। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि बॉडी वेव जो है दो तरह की है, प्राइमरी सेकेंडरी है, उनका बिहेवियर हम कैसे कैसे अर्थ के अंदर है, लाइक वो जो है मटेरियल चेंज होने के साथ अलग अलग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
शो करेंगे, वेलोसिटी चेंज शो करेंगे, एब्सेंस भी कहीं पे शो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखोगे, जैसे आप एग्जांपल देके फिर लिखोगे कि शैडो जोन बन रहा है, जैसे कि यहाँ एस वेव का शैडो जोन बन रहा है, एक डायग्राम बनाना, पी वेव के शैडो जोन्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफ्रैक्ट हो रही हैं जब वो रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर जाती है अर्थ इंटीरियर में। तो यहाँ पे अर्थ इंटीरियर के अंदर मतलब डेंसिटी जो है वो वेरी करती जाती है, बढ़ती जाती है, ये सब पता चलता है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट एंड देयर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। क्या क्या चीजें पूछा है बेटा? आपको पूछा है कि आपको बताना है सबसे पहले तो कि आप क्या जानते हो किसके बारे में, प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन के बारे में। सबसे पहले डेन्यूडेशन प्रोसेस समझाना है कि डेन्यूडेशन जो है ये क्या प्रोसेस है, जिसके अंदर 3 तरह की अलग अलग हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि आप बोलोगे कि हाँ इरोजन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और डेपोजिशन हो रहा है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये इकट्ठा, इसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड आपका डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन इज इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन, ठीक है। तो वेदरिंग के बाद का प्रोसेस है जिसकी वजह से लैंड फॉर्म्स जो है, लैंड के सरफेस के ऊपर जो है लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। कुछ डेपोजिशनल लैंड फॉर्म होंगे। इरोजन अगर हो रहा है तो इरोजनल कंपोनेंट की वजह से इरोजनल लैंड फॉर्म बनेंगे। अगर डेपोजिशन हो रहा है, इसी में डेपोजिशन जब लास्ट में होता है तो डिपॉजिट वाले जो डेपोजिशनल लैंड फॉर्म है वो बनेंगे। तो इसी तरह से आप लिखोगे इरोजनल लैंड फॉर्म ये बनते हैं, डेपोजिशनल लैंड फॉर्म ये बनते हैं, और आंसर खत्म। तो यहां पे क्योंकि उसने बोला एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट हो जाएंगे क्या? इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन ना। तो उस कंपोनेंट के साथ साथ बोलता है उनका रोल बताओ शेपिंग द अर्थ सरफेस, तो मतलब उनके लैंड फॉर्म्स बताने पड़ेंगे। तो इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप सबसे पहले डेन्यूडेशन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा आपको क्या होता है, देन आफ्टर दैट आपको जो है आना पड़ेगा उसके कंपोनेंट्स के ऊपर। तो डेन्यूडेशन के कंपोनेंट है वेदरिंग, वेदरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ डेन्यूडेशन इवन। आप इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन जो है ये मेजर पार्ट है इसके। वेदरिंग इंक्लूड करके अगर हम लिख रहे हैं कि वेदरिंग, इरोजनल और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन, तीनों ही ये पार्ट अगर हैं डेन्यूडेशन, चारों डेन्यूडेशन के, तो वेदरिंग में क्या हो रहा है, इरोजन में क्या हो रहा है, देन ट्रांसपोर्टेशन में और डेपोजिशन में क्या हो रहा है। लेकिन इरोजनल जो कंपोनेंट है उससे कौन कौन से बन रहे हैं लैंड फॉर्म? जैसे इरोजन से फ्लूवियल लैंड फॉर्म क्या बनते हैं, मतलब वाटर भी इरोजन कर रहा है, दैट इज ये एजेंट है। डेन्यूडेशन के एजेंट्स भी होते हैं। एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन क्या हुआ? फ्लोइंग वाटर, एयर, ग्लेशियर, ये सब एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन है, ठीक है। इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन ये सब है, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट इरोजन हो जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, डेपोजिशन हो जाएगा, कंपोनेंट है। तो इरोजनल जो आपका कंपोनेंट है वो इरोजनल एजेंट की वजह से लैंडफॉर्म बना रहा है, तो इसलिए फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनेंगे रिवर इरोजनल एजेंट की वजह से, वाटर इरोजनल एजेंट की वजह से। ग्लेशियल जो आपके बनेंगे वो जो ग्लेशियर है उसकी वजह से। एओलियन बनेंगे, विंड जो है आपका एजेंट है जो इरोजन का। एंड मैराइन जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं, वेव्स जो है। तो इस तरह से हमारे पास इरोजनल आ जाएंगे। सिमिलर बेसिस पे डेपोजिशनल जो है वो आ जाएंगे। सेम उसमें भी रिवर जो है इरोजन भी करता है, डिपॉजिट भी करता है। ग्लेशियर जो है इरोजन भी करता है, डिपॉजिट भी करता है, उनके डेपोजिशनल भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसी से एग्जांपल लिखे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी आपका कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, हाउ डू दीज contribute to the formation of various landforms। आपको बेटा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर के जो 3 अलग अलग जो बाउंड्रीज हैं, जिसमें कि एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट है और एक ट्रांसवर्स जो बाउंड्री है, उनके बारे में बताना है। और साथ ही साथ में उन पे उनके इंटरेक्शन की वजह से बनने वाले लैंड फॉर्म्स कौन कौन से, किस तरह से बनते हैं, वो समझाना है सिंपल, ठीक है। जैसे कि आप पहले कन्वर्जेंट बाउंड्री देखोगे तो सबसे पहले आपको इस तरह से इसको लिखना है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट प्लेट 3 केसेस में हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है कन्वर्जन बिटवीन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन, एक हो सकता है बिटवीन ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन, और तीसरा हो सकता है ओशियन ओशियन कन्वर्जन। तो ये तीनों जो है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के केसेस हैं। लाइक दिस वन, यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन है तो क्या होगा, फोल्डिंग होगा प्लेट्स में और फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। वॉल्केनिज्म बिल्कुल नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अर्थक्वेक जो है शैलो अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ऐसे करके आपको इसको एक्सप्लेन करना है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि कॉन्टिनेंट और ओशियनिक जो है वो कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे ओशियनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो फोल्ड भी होगा, और
क्या बनेगा, एज पे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। क्रस्ट जो आपका ओशियनिक है, जो आपका सबडक्ट हो रहा है, वो मेल्ट करेगा एस्टेनोस्फेयर में, देन वो क्या बनाएगा, वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन कहाँ बनेंगे, विद इन द रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, जिसकी वजह से वो हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे। तो और अर्थक्वेक जो है वो शैलो और डीप दोनों तरह के होने वाले हैं। देन ओशन कन्वर्जन के अंदर क्या है, एक ओशन क्रस्ट जो डेंसर होगा वो सबडक्ट करेगा, मेल्ट करेगा, और ओशन के अंदर ही क्या बनाएगा, सी माउंटेन्स बनेंगे। और ये जो सी माउंटेन्स बन रहे हैं, जिनको ग्योर्ट्स कहते हैं, अलग अलग नाम है इनके, ठीक है, टेबल्ड फॉर्म माउंटेन जो बन रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास यही जो है ये एंडेसाइटिक इन नेचर होते हैं, इसलिए ये बाहर भी निकल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो पढ़ने को, खैर आपको इतना नहीं लिखना है, बस इतना देखना है कि कौन सी जगह पे क्या बन रहा है ना। तो अगर हमारे पास ओशन कन्वर्जन हो रहा है, देन एक सबडक्ट हो रहा है, तो क्या बन रहे हैं, सी माउंटेन्स के साथ साथ आपके वॉल्केनिक आइलैंड्स भी बन रहे हैं, ठीक है। अगर ओशन कॉन्टिनेंट हो रहा है तो क्या बन रहे हैं, वॉल्केनिक माउंटेन ऑन किस पे, आपका कॉन्टिनेंट पे बन रहे हैं, और एज पे माउंटेन रेंज बन रहा है, फोल्ड माउंटेन रेंज। तो इस तरह से आपको समझाना है कि कौन सी चीज़ बन रही है कहाँ पे। कन्वर्जेंट में भी सेम होगा, और डाइवर्जेंट में हम देखते हैं मिड ओशन रिज बनता है सेंटर में, और ओशियन का फ्लोर बनता है बसाल्टिक नेचर का, ये सब होते हैं डाइवर्जेंट के अंदर। देन इसी तरह से ट्रांसवर्स जो है उसमें आपको बताना है कि रिफ्ट वैली फॉर्म होगा, जो ट्रांसवर्स बने आपका ये मूवमेंट होता है, कहाँ पे हो रहा है ट्रांसवर्स, एग्जाम्पल आपको बताना है, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट है कैलिफोर्निया के अंदर। तो ये सब एग्जाम्पल के साथ आप इसका आंसर को कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। आपको बताना है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसका कॉन्सेप्ट समझाना। देखो इस क्वेश्चन को आप फ्लो चार्ट में भी कर सकते हो लाइक दिस, कि ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको हम मेजरली नेचर ऑफ ड्रेन के बेसिस पे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक सीक्वेंट आ जाएगा, एक इनसीक्वेंट आ जाएगा। सीक्वेंट जो है अलग अलग चार तरह से होते हैं मेनली, एक होता है कॉन्सिक्वेंट, एक होता है ऑब्सिक्वेंट, और एक होता है रीसीक्वेंट। मेजरली यहाँ पे हम इनको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं सीक्वेंट को। फिर इनसीक्वेंट होता है, एक होता है एंटीसीडेंट और एक होता है सुपर इम्पोज, ठीक है। तो ये दो तरह से क्लासीफाई हो गया। देन इसके अंदर एक एक को हम लिख लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या है, दूसरे को लिख लेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फ्लो चार्ट के अंदर पहले बनाएंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे। ये सबसे पहले तो आ जाएगा ड्रेनेज सिस्टम और उनके टाइप्स। देन यहाँ पे ये पूछ रहा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मतलब अगर टोपोग्राफी किस तरह की है तो वो डिसाइड करेगा ड्रेनेज सिस्टम कैसा होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता है स्लोप जो है, टोपोग्राफी का स्लोप जो है वो डिटरमाइन करेगा कि डायरेक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे बनेगा जहाँ पे टोपोग्राफी हार्ड सरफेस है, जहाँ पे आपके पास बसाल्टिक जो बेस है। अगर बसाल्टिक बेस है वो कटेगा नहीं, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा उसका रास्ता जो बना रहा है सरफेस। तो इस तरह से सीक्वेंट हो जाएगा। इनसीक्वेंट होगा अगर हमारे पास इरोजनल सरफेस है तो रिवर उसको काटेगी। तो दैट मीन्स हमें देखना है कि टॉपोग्राफिक बेस पे कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है ड्रेनेज सिस्टम, और आपका रॉक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और क्लाइमेट कहाँ का कैसा है। लाइक आपका क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज। पानी जितना ज़्यादा होगा उतना इरोजनल कैपेसिटी होगी, इरोजनल कैपेसिटी होगी तो क्या होगा, वो इनसीक्वेंट होगा, वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा, वो अपना रास्ता बनाएगा, इरोजन करेगा, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट उसके पास क्या है, वाटर, जो कि इरोजनल कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं ड्रेनेज सिस्टम को। सिमिलरली वेजिटेशन करेगा, सिमिलरली आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी भी करेंगी, ठीक है बेटा। देन आप देखोगे यहाँ पे लास्ट मैंने आपको बोला था कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो लास्ट में ये कुछ 5 क्वेश्चन है, और इसी मेल आईडी पे आप हमें अपने आंसर को लिख सकते हो और भेज सकते हो बेटा। ये 5 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, कौन कौन से 5 क्वेश्चन है, और हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का, ठीक है। तो आप भेजो, मैं चेक करूंगा आपके आंसर्स को। जहां पर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो डेफिनेटली उसमें मैं रिमार्क्स और पर्सनल जो है, पर्सनल बेसिस पे भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।